हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ स्पेलिंग्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से करेक्ट यूसेज ऑफ स्पेलिंग चैप्टर से ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश से कुछ एक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम इसमें रूल नंबर 12 एंड रूल नंबर 13 पढ़ेंगे। टोटल 13 रूल्स इसमें इस बुक में इनकॉर्पोरेट किया गया है जो मेजर डिफरेंस शो करता है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में। तो 12 रूल क्या कहता है, एक स्पेसिफिक वर्ड है टू हैव, जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग तरह से यूज करते हैं। जो वर्ब है हैव मतलब टू हैव, ये यूज किया जाता है पोजीशन को शो करने के लिए। जैसे टू हैव मतलब द वर्ब यूज्ड टू टॉक अबाउट पोजीशन। अगर कोई चीज को आप पोजेस करते हो, कोई चीज आपका है, किसी चीज पे आपका अधिकार है, इस पोजीशन को शो करने के लिए हम हैव वर्ड का यूज करते हैं ना। जैसे आई हैव अ कार, I have a bike, I have a pen, right? ये जो have word है ना, ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन। बट ये have word मतलब पोजीशन के लिए have word ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग ढंग से यूज होता है, अलग अलग तरह से यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पोजीशन के लिए आप यूज करते हो टू हैव गॉट। ब्रिटिश इंग्लिश में पोजीशन को अगर शो करना है तो उसका स्ट्रक्चर होता है टू हैव के बाद गॉट आता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पोजीशन के लिए वर्ब ही है टू हैव। मतलब अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से अगर ये बताना हो कि मेरे पास एक किताब है या मुझे एक किताब है, तो आई हैव गॉट अ बुक। और करेंगे क्या कह रहा हूं, स्ट्रक्चर क्या है पोजीशन को से शो करने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में टू हैव गॉट। हैव अपने आप में वर्ब है, लेकिन पोजीशन को शो करने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट यूज होता है यानी हैव के साथ। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है स्ट्रक्चर इसके लिए टू हैव गॉट, बट अमेरिकन इंग्लिश में सिंपल है टू हैव। मतलब जैसे जिस चीज का पोजीशन दिखाना है उस नाउन को ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से आपको हैव गॉट के बाद रखना पड़ेगा, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उस नाउन को हैव के इमीडिएट बाद रखना पड़ेगा। जैसे आई हैव गॉट अ बुक, गौर करेंगे ये जो अ बुक है नाउन गॉट के बाद आया है और गॉट से पहले हैव आया है, इसलिए स्ट्रक्चर में लिखा टू हैव गॉट। आई हैव गॉट अ बुक मैंने हैव के बाद गॉट आया, फिर उसके बाद एक नाउन आया है, राइट। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हैव के बाद डायरेक्टली नाउन नाउन आया है, गॉट का यूज नहीं हुआ है। जैसे आई हैव अ बुक, शी हैज गॉट अ कार ब्रिटिश इंग्लिश में, बट अमेरिकन इंग्लिश में शी हैज अ कार। कहने का मतलब है टू मीन पोजीशन ब्रिटिश इंग्लिश में टू हैव गॉट यूज होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में जस्ट टू हैव होता है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में नाउन को आपको गॉट के बाद रखना पड़ेगा, टू हैव गॉट के बाद नाउन को रखना पड़ेगा, बट अमेरिकन इंग्लिश में जस्ट हैव के बाद रखना है। जैसे कि एग्जांपल में देखा शी हैज गॉट अ कार एज पर ब्रिटिश इंग्लिश, बट अमेरिकन इंग्लिश में क्या होगा शी हैज अ कार। अब क्वेश्चन आता है क्या अमेरिकन इंग्लिश में गॉट यूज नहीं होता है? होता है, बट उसका मतलब बदल जाता है। अगर अमेरिकन इंग्लिश में हैव के बाद गॉट यूज होता है तो उसका मतलब पोजीशन नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन इंग्लिश की, और अमेरिकन इंग्लिश में हैव के बाद गॉट आता है, बट उस वक्त वो पोजीशन को मीन नहीं करता बल्कि ऑब्लिगेशन को मीन करता है। मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब एक ऐसा कुछ जो उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है। जैसे इमेजिन कीजिए किसी के पास टाइम नहीं है कहीं जाने के लिए या किसी से मिलने के लिए, लेकिन उसको फिर भी जाना पड़ता है, तो क्या बोलेगा? आई डोंट हैव टाइम, बोलेगा ना मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, बट आई हैव गॉट टू गो। गॉट करेंगे आई हैव गॉट टू गो, एक वर्ड आया हैव के बाद गॉट आया। जैसे देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है टू हैव गॉट इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश टू, बट टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन नॉट पोजीशन। जैसे आई डोंट हैव टाइम टू सी हर बट आई हैव गॉट टू गो। मतलब ये जो स्पीकर है वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास उससे मिलने के लिए जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। कर करेंगे जो वर्ड ये जो बोल रहे हैं जाना ही होगा, ये ऑब्लिगेशन है।
मतलब उसकी मजबूरी है, तो उसको जाना ही होगा। जब ऐसा सेंस आता है, ऐसा ऑब्लिगेशन का सेंस आता है, तब अमेरिकन इंग्लिश में हैव गॉट यूज होता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हैव गॉट के बाद वर्ब आएगा। जब अमेरिकन इंग्लिश में गॉट आएगा हैव के बाद, तो गॉट के बाद एक वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आई हैव गॉट टू गो, है ना। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में जब गॉट आया उसके बाद एक नाउन था, जैसे आई हैव गॉट अ बुक, बट यहां पर आई हैव गॉट टू गो, फर्क है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में हैव के बाद गॉट लगता है तो पोजीशन के लिए उसके बाद नाउन आ जाता है, मतलब आई हैव गॉट अ कार। लेकिन वही अमेरिकन इंग्लिश में पोजीशन शो करना है तो हैव के बाद गॉट नहीं लगता, डायरेक्टली नाउन आ जाता है, आई हैव अ कार। लेकिन गॉट का यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में गॉट का यूज अमेरिकन इंग्लिश में होता है, पर उस वक्त मैंने हैव के बाद, इसकी बात कर रहे हैं, मैंने स्ट्रक्चर हैव के बाद गॉट यूज अमेरिकन इंग्लिश में होता है, पर उस वक्त उसका मीनिंग पोजीशन नहीं होता, वो मीनिंग हो जाता है ऑब्लिगेशन। और जब ऐसा होता है तो गॉट के बाद वर्ब आता है, जैसे आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना ही होगा। शी हैज गॉट टू राइट, उसे लिखना ही होगा। इस तरह का ऑब्लिगेशन हो गया, मतलब शी हैज गॉट टू राइट, गॉट के बाद टू राइट आया, मतलब वर्ब आया। अमेरिकन इंग्लिश में गॉट यूज हुआ हैव के बाद, और उसके बाद क्या आया, वर्ब, इसीलिए वो ऑब्लिगेशन को मीन करेगा। बट ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट के बाद एक नाउन आता है, इसीलिए वो पोजीशन को मीन करता है। हाँ, ऑब्वियसली डिफॉल्ट इस बात को मान के चलते हैं कि गॉट से पहले हैव है, ये बात मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं टू हैव गॉट ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर पोजीशन, मतलब टू हैव गॉट प्लस एक नाउन, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में पोजीशन के लिए जस्ट टू हैव उसके बाद नाउन, मतलब गॉट यूज नहीं होता पोजीशन के लिए। बट अमेरिकन इंग्लिश में गॉट का यूज अगर होगा तो हैव के बाद गॉट रहा, पर उसके बाद डायरेक्टली वर्ब आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट रूल नंबर 30, हम इसमें थोड़ा सा डेट फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में डेट फॉर्मेट्स क्या क्या है, मतलब किस तरह से हम डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हम 2 तरह से यूज करते हैं। मैं 2 पॉसिबिलिटीज है। ब्रिटिश इंग्लिश में जब आप डेट फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले डेट आएगा, मतलब डे आएगा। जैसे कई बार आप फॉर्म फिलअप करते समय लिखा रहता है ना dd/mm/yy। dd का मतलब हो गया जो, जैसे नंबर ऑफ डेज, मंथ का जो डे होगा, राइट। डे मतलब मंडे संडे वाली नहीं, डे मतलब 1 2 3 ये कह रहा हूं। तो यहाँ पे dd, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। अब जनरली क्या है, ईयर में 2 डिजिट से हम दिखा देते हैं और कई बार पूरा भी लिखा जाता है, तो वहां भी ईयर, जब हम y कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 के लिए फॉर्मेट है, बट हम वहां पे 2 में दिखाएं या 4 नंबर्स में, 4 फिगर में दिखाएं, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे dd/mm/yy, मतलब पहले डेट, फिर उसके बाद, मतलब डेट मतलब डे, पहले डे फिर मंथ, उसके बाद ईयर, और बीच में स्लैश आया। दूसरी पॉसिबिलिटी है स्लैश के जगह पे डॉट, मतलब dd.mm.yy। वही अमेरिकन इंग्लिश में डे को पहले नहीं लिखा जाता, पहले मंथ लिखा जाता है, उसके बाद डे को लिखा जाता है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में पॉसिबिलिटी है mm/dd/yy। क्या फर्क है, यहां पर है dd/mm/yy, यहां पर क्या है mm/dd/yy। मतलब यहां जो डे है, गौर करेंगे, ये पहले आया है, बट यहां पर जो डे है ना, ये बीच में आया है, ईयर लास्ट में आया है। बस डेट और मंथ का फर्क है। यहां पर मंथ, अमेरिकन इंग्लिश में मंथ पहले आया है, डे बाद में आया है, बट यहां पर ब्रिटिश इंग्लिश में डे पहले आया है और मंथ बाद में आया है। ब्रिटिश इंग्लिश में डॉट का यूज होता है वेरी फ्रीक्वेंटली, मैंने स्लैश के जगह पे डॉट का ज्यादा यूज होता है। अमेरिकन इंग्लिश में डॉट का ऑप्शन नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश में हम डॉट यूज नहीं करते। तो एक तो ये हो गया, ये यूज होगा। एक दूसरी भी पॉसिबिलिटीज है अमेरिकन इंग्लिश में, बट ब्रिटिश इंग्लिश में वो थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई। क्या हुआ, जब कभी भी आप मंथ लिखते हैं तो कई बार ना मंथ को नंबर में ना रिप्रेजेंट करके डायरेक्टली मंथ का नाम लिखा जाता है, उस हिसाब से भी हम दिखाते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो डे को पहले लिखा जाता है, मतलब यहीं पे देख लीजिए क्या है, डेट, डे,
मंथ और ईयर। जब मंथ को नेम में रिप्रेजेंट करेंगे तब ना स्लैश होगा ना डॉट होगा, मतलब ना फुल स्टॉप होगा। जैसे यहाँ पे डॉट को हम फुल स्टॉप बोल रहे हैं बट ये वास्तव में डॉट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है 15 अगस्त 1947, ये भी तो डेट है 15 अगस्त 1947। कहीं भी स्लैश नहीं है, कहीं भी कॉमा नहीं है, कहीं भी डॉट नहीं है। और कहीं ये ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से 15 अगस्त 1947 मतलब मंथ के बाद बिना कॉमा यूज करे 1947 है और डे को पहले लिखा गया। बट इसी फॉर्मेट के लिए अमेरिकन इंग्लिश में क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर अमेरिकन इंग्लिश में नेम ऑफ द मंथ को रिप्रेजेंट करना हो, मतलब नेम ऑफ द मंथ लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश के फॉर्मेट में मंथ पहले आता है तो आपको नेम ऑफ द मंथ को पहले लिखना पड़ेगा। लाइक यू से अगस्त 15, उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा और उसके बाद ईयर लिखना पड़ेगा। और करेंगे इसी के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में कहीं पीरियड नहीं, कहीं कॉमा नहीं, कहीं स्लैश नहीं, डायरेक्टली डे, मंथ और ईयर, मतलब 15 अगस्त 1947, बीच में कहीं स्लैश नहीं, बीच में कहीं कॉमा नहीं, बीच में कहीं डॉट नहीं। लेकिन इसी फॉर्मेट में अमेरिकन इंग्लिश के में अगर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से लिखते हैं तो पहले आता है मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद कॉमा, फिर ईयर। देखेंगे मंथ, डे, कॉमा, फिर ईयर। जैसे we got independence on 15/08/1947, इसी को ऐसे लिख सकते हैं इस डेट को, और 15.08.1947 और 15 अगस्त 1947। वही अगर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से हो तो we got independence on 08/15/1947 और अगस्त 15, 1947। मतलब डे फॉर्मेट के लिए, डेट फॉर्मेट के लिए ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से स्लैश के बजाय डॉट का यूज बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। अमेरिकन इंग्लिश में डॉट का यूज ना के बाद नहीं होता है, स्लैश यूज होता है उसकी जगह पे। बाकी जब मंथ को नेम से रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश के फॉर्मेट और अमेरिकन इंग्लिश के फॉर्मेट में थोड़ा सा फर्क है। ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर्मेट में पहले डे लिखते हैं, फिर उसके बाद नेम ऑफ द मंथ लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिख देते हैं, बीच में कहीं पे कॉमा नहीं, बीच में कहीं पे स्लैश नहीं, बीच में कहीं पे डॉट नहीं। बट अमेरिकन इंग्लिश में पहले नेम ऑफ द मंथ लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद ईयर आएगा, जैसे अगस्त 15, 1947। तो इस तरह से हमने कुछ एक रूल्स इस वीडियो और पिछले वाले वीडियोस को मिला करके 13 रूल्स पढ़े हैं, और भी हो सकते हैं, बट अभी मैं ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश में इतने ही लेके आया हूं। भविष्य में और भी रूल्स लेके आएंगे या और भी डिफरेंशिएशन करता हुआ कोई पॉसिबिलिटी हुआ तो हम जरूर लेके आएंगे। होप आपको समझ में आई। आप एक बार वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में बिल्कुल ही आ जाएगी।